we are going to study the second part of statistics, that is measure of dispersion। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन में रेंज पढ़ना होता है, हमें मीन डेविएशन पढ़ना होता है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना होता है। ये वाला जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चंस कम आते हैं, सेकेंड पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन से क्वेश्चन ज़्यादा आने का चांस है, तो इसीलिए ये पार्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी सबसे पहले ये समझना है कि इस पार्ट का ज़रूरत ही क्यों पड़ा। अगर मीन मीडियन मोड था तो फिर ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन का ज़रूरत क्यों पड़ा, उसके लिए हमने एक छोटा सा बेसिक सा एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में देखो, हमारे पास दो बैट्समैन हैं और उन्होंने कुछ मैचेज में 10 मैचेज में, लास्ट 10 मैच में जो भी रन बनाए हैं, तो उन सारे रन्स को लिखा गया है कि बैट्समैन ए ने 30, 91, 0, 64, 42, 80, 35, 117 एंड 71 रन्स बनाए हैं, और बैट्समैन बी ने 53, 46, 48, 50, 53, 53, 58, 60, 57, 52 इस टाइप से करके रन बनाए हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों बैट्समैन का मीन निकाला और मीडियन निकाला। तो बैट्समैन ए का जब मीन निकाला तो हमने 53 आया हमारे पास, और बैट्समैन बी का भी मीन 53 आया। सिमिलरली बैट्समैन ए का जब मीडियन कैलकुलेट किया गया वो भी 53 आया, बैट्समैन बी का जब मीडियन कैलकुलेट किया गया वो भी 53 आया। तो क्या हमने देखा कि हमारे पास दो डेटा हैं, दो बैट्समैन के, और दोनों डेटा का जब हमने मीन और मीडियन कैलकुलेट किया तो एक्चुअल में दोनों सेम टू सेम आ गया। तो इससे क्या हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कौन सा बैट्समैन अच्छा है या कौन सा बैट्समैन कंसिस्टेंट है ज़्यादा, कौन सा बैट्समैन कम कंसिस्टेंट है, या कौन सा बैट्समैन बुरा है। इससे हम लोग कुछ आइडिया लगा पाएंगे क्या मीन और मीडियन से? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। मीन और मीडियन से सोचने जाए तो हमें पता चलेगा दोनों बैट्समैन आर इक्वली कैलिबर, है ना, दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों सेम कंसिस्टेंट लेवल पे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो डेटा दिख के ही पता चल रहा है हमें। तो इसी कारण से हमें मीन और मीडियन के अलावा कुछ और पढ़ने का ज़रूरत पड़ा, उसको बोलते हैं हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अच्छा, अब हमने क्या देखा, हमने इन बैट्समैन का मीन और मीडियन निकाला तो ये तो सेम आ गया। तो हमने सोचा कि किसी तरीके से कुछ और सोचा जाए, कुछ और सोचने का ज़रूरत पड़ा। तो हमने क्या किया, दोनों बैट्समैन का रन्स को जो है मीन के अलोंग प्लॉट कर दिया, फॉर बैट्समैन ए एंड फॉर बैट्समैन बी। जब हमने प्लॉट किया नंबर्स को तो हमें दिखा कि ये जो डॉट्स आ रहे हैं सारे, बहुत सारे रन्स के, ये सारे डॉट्स बैट्समैन वन का बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड है, और बैट्समैन बी का देखा जाए तो लगभग ये मीन के अराउंड ही मार्क्स या फिर उतने रन्स ही बना रहा है हर मैचेज में। तो अभी यहाँ से देख के लग रहा है तुरंत मुझे कि ये वाला डेटा ज़्यादा स्कैटर्ड है, ये वाला डेटा कम स्कैटर्ड है। तो बताओ कंसिस्टेंसी लेवल किसका ज़्यादा है? हम लोग तुरंत ही बता सकते हैं बैट्समैन बी इज मोर कंसिस्टेंट देन बैट्समैन ए। तो ये हमें डायरेक्टली मीन से नहीं पता चला, ये हमें किससे पता चला कि किसका डेटा कितना डिस्पर्स्ड है। जिसका डेटा कम डिस्पर्स्ड होगा वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा, जिसका डेटा बहुत ज़्यादा ही डिस्पर्स्ड होगा वो कम कंसिस्टेंट होगा। इसको दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास दो कंपनी है, कंपनी वन, कंपनी टू। कंपनी वन क्या करती है, अगर इसके पास 10 एम्प्लॉय हैं और इसके पास भी 10 एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये जो सैलरी देती है सबको, हर एम्प्लॉय को लगभग 50,000 से 60,000 पर मंथ देती है। ठीक है, लेकिन कंपनी टू में ये वेरिएबिलिटी है। कंपनी टू क्या करती है, शुरू के दो को बहुत ही कम 5,000 पर मंथ देती है, बीच वाले को कुछ 6-7 हज़ार या 15,000 पर मंथ देती है, और टॉप वाले को 5 लाख 10 लाख पर मंथ देती है। ठीक है, तो बताओ अगर एक जनरल पब्लिक के हिसाब से सोचा जाए तो कौन सा कंपनी ज़्यादा बेटर है? तो कंपनी वन में इक्वालिटी ज़्यादा है, कंपनी टू में इक्वालिटी कम है। क्यों? क्योंकि इसमें स्कैटर्ड बहुत ज़्यादा है सैलरी, लोगों का वैल्यू कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। लेकिन कंपनी टू का देखा जाए तो इन्होंने 10 के 10 एम्प्लॉय को लगभग सेम एम्प्लॉय को सबको सेम कॉस्ट पे रखा है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हम लोग मीन मीडियन से नहीं बता सकते थे, ये हमने कैसे डिसाइड किया, स्कैटरिंग से, डिस्पर्जन से। बेसिकली जिसका डिस्पर्सन ज़्यादा है वो
बेकार डेटा हो गया, जो डिस्पर्स कम है वो डेटा अच्छा हो गया बेसिकली, ठीक है। तो डिस्पर्सन को मेज़र करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। हमने टॉपिक में हेडिंग में डाल दिया है कि रेंज पढ़ेंगे हम लोग, मीन डेविएशन पढ़ेंगे एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि क्या रेंज है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस, ठीक है। कोई डेटा 5 से स्टार्ट हुआ और 100 तक जा रहा है, कोई डेटा 25 से स्टार्ट होकर 30 तक जा रहा है। तो जब इसका रेंज निकालोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, मैक्सिमम वैल्यू 100, मिनिमम वैल्यू 5, 95 विल बी द रेंज। लेकिन इसका जब तुम रेंज निकालोगे तो तुम्हें दिखेगा मैक्सिमम वैल्यू इज़ 30, मिनिमम वैल्यू इज़ 25, तो रेंज यहाँ पे कितना आ गया 5। इस रेंज से हमें एक्चुअल में क्या आइडिया लगता है, हमें ये आइडिया लगता है कि कोई भी डेटा कितना ज़्यादा स्कैटर्ड है। जिसका रेंज बहुत ही ज़्यादा होगा वो स्कैटर्ड ज़्यादा होगा, जिसका रेंज कम होगा वो स्कैटर्ड कम होगा, ठीक है। तो इससे हमें बस बेसिकली रफ आइडिया लगता है वेरिएबिलिटी का या फिर स्कैटर्ड का। लेकिन इससे हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता चलता है कि डेटा कौन सा ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इट डजेंट टेल अबाउट द डिस्पर्सन ऑफ द डेटा फ्रॉम ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये हमें रेंज से डायरेक्टली पता नहीं लगता है। तो कोई भी डेटा दे दे और हमसे पूछे व्हाट इज़ द रेंज, तो रेंज निकालना तो बहुत ही सिंपल है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, वो हो जाएगा रेंज। कोई भी डेटा हो तो जैसे बैट्समैन के केस में लिया जाए तो बैट्समैन ए को देखोगे तो उसका मैक्सिमम रन 117 था, मिनिमम रन 0 था, तो उसका जो रेंज आया 117 आया। लेकिन बैट्समैन बी का देखोगे तो मैक्सिमम रन था 60, मिनिमम था 46, उसका रेंज आया 14। तो रेंज ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन रेंज ऑफ बी है। तो ये बस एक सिंपल सा तरीका था कि रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें एक्चुअल में रेंज से पता चला स्कैटर्ड कितना इसका रेंज है, कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है डेटा। अब हमें अगर इसका एक्चुअल में डिस्पर्सन देखना है, डिस्पर्सन देखना है तो हमने कुछ और सोचा, और वो है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब क्या है कि हमारा डेटा एक्चुअली किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू से कितना ज़्यादा डेविएट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बैट्समैन ए और बैट्समैन बी के बीच में देखें तो इसको देखा जाए तो इसके मीन से ये डेटा बहुत ही कम स्कैटर्ड है, बहुत ही कम डेविएट हो रहा है। लेकिन इस डेटा को देखा जाए तो ये अपने मीन से बहुत ही ज़्यादा डेविएट हो रहा है डेटा, ठीक है। तो इसके लिए हमने डिस्पर्जन को मेज़र करने के लिए हमने क्या निकाला, मीन डेविएशन। अब हम लोग मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मीन डेविएशन का ये बहुत सारा स्टेप लिखा हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। हम लोग बेसिकली करते क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं, या पर्टिकुलर वैल्यू लो या फिर मीन ले लो, किसी के अलाउंग। मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है, वो जो डेविएशन है किसी एक पर्टिकुलर नंबर के अराउंड निकाला जाता है। वो पर्टिकुलर नंबर हो सकता है मीन हो वो पर्टिकुलर नंबर हो सकता है मीडियन हो, या हो सकता है वो वाला पर्टिकुलर नंबर कुछ और नंबर हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं हमारे पास x1 x2 x3 xn, सारे डेटा पॉइंट्स का डेविएशन निकाल लेंगे उस पर्टिकुलर नंबर से जिसके अराउंड मीन डेविएशन हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबका डेविएशन निकाल लिया एक पर्टिकुलर नंबर के अलोंग से। अभी सोचो एक जो पर्टिकुलर नंबर हमने चूज किया है ए, वो नंबर कहीं एग्जैक्टली बीच में लाई कर रहा है। तो जब x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए, xn माइनस ए कैलकुलेट करोगे तो वो हो सकता है नेगेटिव आ जाए, हो सकता है पॉजिटिव आ जाए। तो डेविएशन हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इससे प्रॉब्लम क्या होगा, जब हम लोग टोटल डेविएशन का मीन निकालेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, क्या कुछ नंबर कटेंगे कुछ नंबर, तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पाएगा हमें कि एग्जैक्ट डेविएशन कितना है। तो हमें बस एग्जैक्ट डेविएशन पता करना है, तो उसके लिए हमने सारे डेटा पॉइंट्स पे क्या किया, डेविएशन निकाल के उसका मॉड निकाल लिया। सपोज डेविएशन आया मेरा -5, तो हम लोग -5 ना लेके मॉड ऑफ -5 डेट इज 5 लिया हमने, क्योंकि हो सकता है जैसे यहाँ पे डेटा था तो इसका जो डेविएशन है, राइट साइड में जाओगे तो प्लस में आएगा डेविएशन, लेफ्ट साइड में जाओगे तो माइनस में आएगा डेविएशन। तो हम लोग राइट साइड लेफ्ट साइड नहीं देख रहे हैं, हम लोग एक्चुअल में डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने इस लेफ्ट साइड वाले डेविएशन को भी मॉड लगा के बोला कि एक्चुअल में डेविएशन हुआ है इतना ही, ठीक है। वो बस इस साइड में हुआ इसलिए नेगेटिव है, इस साइड में हुआ इसलिए पॉजिटिव है। उस साइड से मुझे मतलब है नहीं, मुझे बस मतलब किससे कि टोटल एक्चुअल डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन कितना हुआ है, ठीक है।
तो हमने बस यहाँ पे मॉड लगा दिया। अब उसके बाद सब सारे डेविएशंस पे मॉड लगा के उसका सम कर दिया, और सम करने के बाद डिवाइडेड बाय n कर दिया, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। इससे हमारे पास मीन डेविएशन आ गया अराउंड किसका, a, कोई भी पर्टिकुलर नंबर के अराउंड। अब सोचो अगर वो क्वेश्चन बोल दे कि मीन डेविएशन निकालो अराउंड 10, तो मैं क्या करूँगा, सारे डेटा पॉइंट्स को 10 से सब्ट्रैक्ट करूँगा और सबका मॉड लेके सम कर दूंगा, होल डिवाइडेड बाय n कर दूंगा, अपने आप मीन डेविएशन अराउंड 10 निकल जाएगा। अभी सोचो क्वेश्चन ये बोल दे फाइंड द मीन डेविएशन अराउंड मीन, तो मैं क्या करूंगा, सारे डेटा पॉइंट्स का पहले मीन कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद सारे डेटा पॉइंट्स को मीन से सब्ट्रैक्ट करूंगा, उसका मॉड लेके सम कर दूंगा, होल डिवाइडेड बाय n कर दूंगा। ठीक है, तो इससे मीन डेविएशन अराउंड मीन आ जाएगा। सिमिलरली अगर क्वेश्चन बोल दे फाइंड मीन डेविएशन अराउंड मीडियन, तो मैं क्या करूंगा, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करने वाला हूं मैं। ठीक है, तो मीन डेविएशन ये था बस, कितना सिंपल है। हमने क्या पढ़ा, रेंज। रेंज क्या होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो भी है डेटा पॉइंट्स में, मिनिमम वैल्यू जो भी है उसका सब्ट्रैक्शन, बस ये हो गया रेंज। उसी तरीके से हमने मीन डेविएशन पढ़ा। मीन डेविएशन क्या होता है, सारे सैंपल पॉइंट को एक पर्टिकुलर नंबर के अराउंड डिफरेंस लेके उसका मॉड का सम, होल डिवाइडेड बाय n, ये कर दिया तो हमारा मीन डेविएशन आ गया। ठीक है, इस पे बेस्ड एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज बोला गया है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। किसके अराउंड मीन डेविएशन निकालना है, मीन के अराउंड। डेटा पॉइंट्स हमारे पास 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12 है। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, मीन कैलकुलेट करो। मैंने मीन कैलकुलेट किया, जब मीन कैलकुलेट किया तो हमारे पास मीन का वैल्यू आया 9। अब मैं क्या करूंगा, सारे डेटा पॉइंट्स को 9 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 6 माइनस 9 इज -3, 7 माइनस 9 इज -2, 10 माइनस 9 इज 1, 12 माइनस 9 इज 3, 13 माइनस 9 इज 4, इसी तरीके से 4 माइनस 9 इज -5। सारे डेटा पॉइंट्स का डेविएशन निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, सबका मॉड ले लूंगा। सबका मॉड ले लिया तो सब पॉजिटिव हो गया, सारे डेविएशंस पॉजिटिव आ गए। अब क्या करना है, इस डेविएशन का क्या निकाल लेना है, मीन। तो बस इनका सम करके होल डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स है, तो 8, तो वो निकाल दिया। ये हमारा आ गया एक्चुअल में मीन डेविएशन अराउंड मीन। बस इतना ही सिंपल है। हम लोग क्या करते थे, पहले मीन निकालते थे, अब मीन निकालने की जगह मीन डेविएशन निकालेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब मेरे पास फिर से इतने सारे डेटा पॉइंट हैं, इसका मैं पहले पे क्या करूंगा, मीडियन कैलकुलेट करूंगा। मीडियन कैलकुलेट करने सबको आता है, लास्ट वीडियो में हमने यही सीखा है। क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो और बीच वाला ले लो। ठीक है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स 11 है, तो 11 + 1/2th टर्म, और यह 2th ऑब्जर्वेशन जो होगा वो होगा मीडियन। तो वहाँ से मीडियन आ गया 9। अब मीडियन आ गया तो मैं क्या करूँगा, सारे डेटा पॉइंट्स का डिफरेंस लूँगा 9 से, उसका मॉडुलस ले लूँगा और उसका सम निकाल लूँगा। सम निकालने के बाद नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से डिवाइड कर दूंगा, तो अपने आप मेरा क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल। अभी एक और बात याद रखना है मीन डेविएशन के टर्म में, कि अगर डेटा पॉइंट्स मुझे कुछ इस टाइप का दो कि xi गिवन है एंड fi गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है x1, x2, x3, xn का f1, f2, f3, fn, तो मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, अराउंड मीन निकालो या मीडियन निकालो या कुछ भी। अराउंड मीन का मैं यहाँ दिखाया हूँ। तो मैं क्या करूँगा, फिर से जिस तरीके से मीन कैलकुलेट किया जाता था समेसन xi fi डिवाइडेड बाय समेसन fi, सेम तरीका यहाँ पे होगा। समेसन fi xi के जगह तुम क्या करोगे, अब xi माइनस x बार, मतलब सारे नंबर्स का उसका मीन के साथ डिफरेंस लेके उसका मॉड ले लेना है। पहले मॉड लेके सबका फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करके सम करना है, ओवरऑल डिवाइडेड बाय fi करना है। तो ये तो बेसिकली बहुत ही सिंपल चीज़ हो गया। जो हमने मीन कैलकुलेट करने सीखा था उसी तरीके से हम लोग बस डेविएशन का मीन कैलकुलेट कर रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो अभी तक हमने 2 टर्म पढ़ा, रेंज पढ़ा और मीन डेविएशन पढ़ा। ये दोनों तो बहुत ही सिंपल है, इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग वेरिएंस, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेरिएंस क्या होता है उसको देखते हैं। देखो, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों साथ साथ चलता है ना। अगर वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया हमने तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपने आप आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया तो वेरिएंस अपने आप आ जाता है।
अभी ये सोचो, जब हमने मीन डेविएशन निकाला तो एक्चुअल में हमें मॉड लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि डेविएशन हो सकता था पॉजिटिव भी हो जाए, हो सकता था नेगेटिव भी हो जाए। लेकिन जब मॉड हमने लिया तो हमने क्या किया, बस एब्सोल्यूट वैल्यू का डेविएशन निकाल लिया। हमें एक्चुअल में इस पे ज़्यादा हमने कुछ सोचा नहीं, है ना। एक और तरीका ऐसा हो सकता है, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू ना लेने के चलते, अगर हम लोग बार बार मॉड ले रहे हैं, ये मॉड ना ले, उसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वो भी डेविएशन निकालो, सारे डेविएशंस का स्क्वायर कर दो, सारे डेविएशंस का स्क्वायर कर दो। मतलब हमारे पास अगर डेटा पॉइंट x1, x2, x3, xn है और मीन के अराउंड निकाल रहे हो अगर डेविएशन, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, x बार कैलकुलेट करोगे। x बार मतलब मीन कैलकुलेट करोगे। मीन कैलकुलेट करके तुम क्या करते थे, वहाँ पे x1 माइनस एक्स बार का मॉड लेते थे, x2 माइनस एक्स बार का मॉड लेते थे मीन डेविएशन कैलकुलेट करने में। ये मॉड ना लेना पड़े उसके लिए मैं क्या करूँगा, x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाल लूँगा, x2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लूँगा, xn माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर का सम एक्चुअल में कैलकुलेट कर लूँगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें वो मॉड वाला टेंशन ख़त्म हो गया कि मॉड तो लेना ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो अभी जो ये डेविएशन आया, अगर ये सम ओवरऑल सपोज जीरो आ गया, ये सम अगर ओवरऑल जीरो आ गया, उससे क्या पता चला, ये सम तभी जीरो आ सकता है जब सारे स्क्वायर का सम जीरो तभी होगा जब सारे के सारे जीरो हो जाएं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्योंकि अगर सपोज दो स्क्वायर है, दो स्क्वायर का सम जीरो है, दिस मीन्स कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो है। दोनों के दोनों जीरो होने पड़ेंगे तभी दो स्क्वायर का सम जीरो आएगा। तो अगर स्क्वायर का सम जीरो आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि सारे वैल्यूज जीरो आ गए। इसका मतलब हमारा डेटा हल्का भी स्कैटर्ड नहीं है, डिस्पर्स नहीं है, वो पूरा का पूरा सब कुछ मीन पे ही है। दिस इंप्लाइज दैट देयर इज नो डिस्पर्सन एट ऑल। ठीक है, एंड ऑल द डेटा वैल्यूज आर इक्वल टू मीन। ठीक है, लेकिन अगर ये सम हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये तो पता है, जीरो आ गया इसका मतलब सब कुछ मीन के अराउंड है। लेकिन अगर ये सम पॉजिटिव आया बेसिकली, और ये सम जब हमने कैलकुलेट किया तो ये एक छोटा वैल्यू आया, छोटा वैल्यू आने का मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव तो आएगा ही, लेकिन वो छोटा वैल्यू आया, इसका मतलब कम स्कैटर्ड है, लोअर डिग्री ऑफ डिस्पर्सन है। लेकिन बड़ा वैल्यू आ गया तो क्या बोलेंगे, हाइयर डिग्री ऑफ डिस्पर्सन है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है एक्चुअल में इंडिकेट कर रहा है डिग्री ऑफ डिस्पर्सन। इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं कैसे। तो हमने फिर से दो एग्जाम्पल लिया। हमने बोला कि एक सेट है ए 6 ऑब्जर्वेशन का, 5, 15, 25, 35, 45, 55। इसका मीन हमने कैलकुलेट किया तो आया 30। उसके बाद हमने क्या किया, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन कैलकुलेट किया। ठीक है, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन का मतलब 5 माइनस 30 का होल स्क्वायर, 15 माइनस 30 का होल स्क्वायर, 25 माइनस 30 का होल स्क्वायर, 35 माइनस 30 का होल स्क्वायर। ये सारे वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आया वो आया 1750। ओके, अब हमने एक और लिया डेटा पॉइंट। दूसरा डेटा पॉइंट है सेट बी। सेट बी में कितने ऑब्जर्वेशन है, 31। सेट ए में कितने ऑब्जर्वेशन थे, 6। इसमें सपोज बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, 15, 16 ऐसे ऐसे। सबका जब हमने मीन कैलकुलेट किया तो इस टाइम पे भी मीन कितना आया, 30 आया। ठीक है, अब दोनों सेट ए और सेट बी दोनों का मीन कितना आया, 30। अब सेट बी का डेविएशन का स्क्वायर देखते हैं हम लोग। तो जब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करेंगे इसका, तो हमें क्या दिखेगा, ये जो वैल्यू आया ये टोटल आया 2480। तो अभी हमने क्या देखा, मेरे पास दो डेटा थे, दोनों डेटा में हमने सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन कैलकुलेट किया। सेट ए वाले डेटा में सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन आया 1715, सेट बी वाले डेटा में आया 2480। तो क्या इससे हम लोग डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं क्या कि सेट ए वाला जो डेटा है वो कम डिस्पर्स्ड है और सेट बी वाला जो डेटा है वो ज़्यादा डिस्पर्स्ड है? क्या हम लोग ऐसा क्लेम कर सकते हैं? बोलेंगे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि सोचो, एक बार मैं क्या करता हूँ, सारे डेटा पॉइंट्स को प्लॉट करता हूँ सेट ए के। सेट ए के डेटा पॉइंट्स को प्लॉट करोगे जब, तो तुम्हें दिखेगा एक डेटा पॉइंट इधर आया, एक 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 इधर आया। ठीक है, लेकिन सेट बी के डेटा पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो वो दिखेगा बहुत ही कम डिस्पर्स्ड। अभी देखो, अभी हमने जब स्क्वायर कैलकुलेट किया डेविएशन का तो हमें पता चला कि स्क्वायर जो है डेविएशन का सेट ए का कम आया वैल्यू,
और सेट बी का ज़्यादा आया, तो उससे क्या मुझे पता चलना चाहिए कि सेट ए कम स्कैटर्ड है, सेट बी ज़्यादा स्कैटर्ड है। लेकिन हमें एक और चीज़ दिखा कि रेंज ऑफ द डेविएशन सेट ए में देखा जाए तो -25 से 25 है, और सेट बी में -15 to 15। तो रेंज तो कम है सेट बी में, रेंज ज़्यादा है सेट ए में। तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि स्कैटरिंग जो है ज़्यादा सेट ए में है, सेट बी में कम है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि अभी तक जो हमने ये वाला क्वांटिटी लिखा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कंप्लीटेड नहीं है। इससे डायरेक्टली हम लोग फेयर आइडिया ऑफ डिस्पर्सन नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, इसका मीन कैलकुलेट कर लिया। वो जो स्क्वायर का सम है उसका मीन हमने कैलकुलेट कर लिया। जब मीन कैलकुलेट करोगे सेट ए का तो तुम्हारे पास आएगा 291.67, और सेट बी का कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 80। इससे हमें फेयरली आइडिया लग रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है कि सेट ए का जो मीन आया स्क्वायर का डेविएशन का, वो ज़्यादा आया सेट बी से, सेट बी का बहुत कम आया, सेट ए का ज़्यादा आया। अब हम लोग डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं कि हाँ, सेट ए वाला ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, सेट बी वाला कम डिस्पर्स्ड है। ठीक है, तो ये जो चीज़ हमने कैलकुलेट किया एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं वेरिएंस, कि कितना वेरी कर रहा है डेटा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से। सिग्मा स्क्वायर का मतलब होता है वेरिएंस। तो जहाँ भी सिग्मा स्क्वायर लिखा हुआ है तो आज के बाद हम लोग वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखेंगे, डेट इज सिग्मा स्क्वायर डेट इज इक्वल टू समेसन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एन। क्या बोला मैंने, ये चीज़ याद रखना है हमें, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेसन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एन। अभी याद करो, इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज करें, अगर सिर्फ ये लिखा हो एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड होल डिवाइडेड बाय एन, तो ये क्या था याद करो, तुरंत अभी हमने पढ़ा है, ये हमारा था मीन डेविएशन। ठीक है, बस इसमें हमने चेंज क्या किया, मॉड के जगह क्या कर दिया, मॉड हटा के उसका स्क्वायर कर दिया। बस सारे डेविएशंस का स्क्वायर का सम होल डिवाइडेड बाय एन निकाल लिया, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया सिग्मा स्क्वायर। और सिग्मा स्क्वायर किसको बोलते हैं, वेरिएंस को बोलते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हमें बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर 5 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आया तो उसमें 3 क्वेश्चंस किससे आएंगे, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से आएंगे, 2 ही क्वेश्चन बाकी सारे टॉपिक से आएंगे। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस आने के प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो ये जो फॉर्मूला आया, इसको जो हमने सर्कल किया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमने वेरिएंस डिफाइन किया, दिस इज वेरिएंस। ओके, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं होता है, जो भी हमारा वेरिएंस आया उसका रूट अंडर ले लो। स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर, बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर। रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर इज व्हाट, सिग्मा। तो जो भी हम लोग मीन डेविएशन निकाल रहे थे और स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें बस डिफरेंस इतना आ गया कि हमें मॉड नहीं लिया, हमने क्या किया, स्क्वायर का पहले मीन निकाल लिया, उसका रूट ले लिया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ठीक है, देखो तो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस डायरेक्टली दिखना चाहिए हमें। हमने क्या किया, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर का मीन निकाल लिया, उसका रूट ले लिया, तो वो बन गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का फॉर्मूला क्लियर है सबको। ठीक है, अगर यही सपोज यही डेटा इस फॉर्म में दे, एक्स और एफ के फॉर्म में, x1 x2 x3 xn, और सबका फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 fn दे दे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, समेसन बस क्या कर दो, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई। यही तो हमारा क्या होगा, यही तो हमारा सिग्मा स्क्वायर होगा। ओके, तो ये हमारा सिग्मा स्क्वायर होगा। तो ये अगर हमारा सिग्मा स्क्वायर होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो इसी का रूट अंडर तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो ये एन क्या है, एन बेसिकली यही है जो हमने नीचे में लिखा है, समेसन ऑफ एफ आई। ओके, तो हमें बस सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन का। ओके, अभी इस पे बेस्ड एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज अपने पास एग्जांपल है कि हमारे पास डेटा है एक्स आई एफ आई, हमें वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इस डेटा का। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई एफ आई से हम लोग एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे पहले। एफ आई एक्स आई से हमें क्या मिल जाएगा, मीन निकल जाएगा। मीन कैसे निकलेगा,
मीन एक्स बार जो होता है वो होता है समेसन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई। तो जैसे ही 420 अपॉन 30 करोगे 14 आ जाएगा मीन। तो हमारा एक्स बार कितना आ गया 14। अब हमने क्या किया, एक्स आई माइनस एक्स बार निकाला। कैसे, 4 माइनस 14 इज माइनस 10, 8 माइनस 14 इज माइनस 6, 11 माइनस 14 इज माइनस 13, 3, 17 माइनस 14 इज 3, 20 माइनस 14 इज 6, 24 माइनस 14 इज 10, 32 माइनस 14 इज 18। अब इसका सबका स्क्वायर कैलकुलेट किया हमने, माइनस 10 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर, सब पॉजिटिव आ गया। अब इसमें सबका फ्रीक्वेंसी हमने मल्टीप्लाई कर दिया एफ आई इंटू दिस, इससे हमारे पास ये डेटा आ गया। अब हम लोग वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बोलेंगे दिस डेटा अपॉन समेसन ऑफ एफ आई 30, ये जो होगा हमारा वेरिएंस होगा। दिस डेटा अपॉन 30 जो होगा वो होगा हमारा वेरिएंस। देखो, तो इससे हमारे पास वेरिएंस आ गया। और अगर वेरिएंस आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकालना बहुत ईजी है, बस इसी का रूट अंडर ले लेना होता है, उससे क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हमने क्या पढ़ा, बेसिकली हमने पढ़ा रेंज, कि कोई भी डेटा पॉइंट्स हो तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम डेटा वैल्यू माइनस मिनिमम डेटा वैल्यू कर देंगे तो उससे रेंज आ जाएगा अपने पास। उसके बाद हमने पढ़ा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में क्या पढ़ा, समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड होल डिवाइडेड बाय एन निकाल लेंगे, तो ये मीन के अराउंड मीन डेविएशन आ गया। उसके बाद हमने सिग्मा स्क्वायर पढ़ा। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, तो हमने देखा समेसन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एन, ये होता है सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने यहाँ टॉपिक हेडिंग दिख रहा है सबको, अनदर फार्मूला फॉर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, जो भी फार्मूला हमने पढ़ा है उसी फार्मूला को हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। हमारे पास जो फार्मूला था सिग्मा स्क्वायर का वो क्या था, समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अभी सोचो ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो समेसन को समेसन ही रहने दिया, ऊपर वाले को ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एन कर दिया। अभी क्या होता है, समेसन तो स्प्लिट हो जाता है हमें पता है, सो दिस इज नथिंग बट समेसन एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू समेसन ऑफ एक्स आई इंटू एक्स बार होल डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय एन। ओके, अभी इसके आगे सोचो ये क्या होने वाला है। हमें ये पता होता है कि मीन जो है, मीन एक कांस्टेंट है, कोई भी डेटा पॉइंट आ जाएगा तो उसका जब मीन हमने कैलकुलेट कर लिया तो वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू आने वाला है, तो इसको हमने कोई भी छेड़खानी नहीं किया, एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन को रहने दिया। अभी बताओ समेसन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर क्या होगा। एक बात बताओ, समेसन ऑफ कोई भी कॉन्स्टेंट लिख दे, आर इज इक्वल टू 1 से एन बोल दे, तो तुम आंसर कितना बोलते हो, 5 टाइम्स एन। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में आर का कोई टर्म है नहीं यहाँ पे, तो 5 ही कितने बार ऐड होगा, n टाइम्स, तो इसको हमने 5n बोल दिया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी सोचो, यहाँ पे समेसन जब हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स आई का कोई टर्म ही नहीं है, आई इज इक्वल टू 1 से n तक बेसिकली जा रहा था, ये समेसन जो है आई इज इक्वल टू 1 से n तक जा रहा था, आई का टर्म तो है नहीं यहाँ पे, आई का टर्म तो यहाँ पे है नहीं, तो इसका जो समेसन आएगा इसमें ये तो बेचारा कांस्टेंट के तरीके से काम कर रहा है, उसका जो सम आएगा इंटू एन होल डिवाइडेड बाय एन। ओके, माइनस यहाँ पे भी 2 कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं, एक्स बार कांस्टेंट है उसको बाहर ले सकते हैं, समेसन के अंदर बस क्या रह जाएगा, एक्स आई होल डिवाइडेड बाय एन। ओके, अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब सबको कुछ तो चमक रहा होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन एन, यहाँ से एन कैंसिल हो जाएगा, दिस इज बेसिकली एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बार, और ये भी क्या लिखा हुआ है, एक्स बार ही तो लिखा हुआ है। ओके, तो हमारा जो फाइनली फॉर्मूला आया वो आया एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन, एंड दिस इज एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार का होल स्क्वायर, डेट इज माइनस ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर।
ओके, सो दिस इज सिग्मा स्क्वायर। इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ, सिग्मा स्क्वायर इज समेसन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस म्यू स्क्वायर। एक्स एक्स यहाँ पे होता है, म्यू देखने में अच्छा लगता है। मैंने बोला था कि मीन इज बेसिकली म्यू और एक्स बार दोनों होता है, ठीक है। तो हमने दो फॉर्मूला पढ़ा सिग्मा स्क्वायर का। एक फॉर्मूला जो कि बेसिक है, समेसन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एन, ये फॉर्मूला तो है ही। साथ में हमने एक और फॉर्मूला पढ़ लिया, डेट इज सिग्मा स्क्वायर इज समेसन एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज होता है, जेई मेंस इस फॉर्मूला पे बहुत क्वेश्चन पूछता है। बेसिकली दोनों फॉर्मूला सेम है, हमने देखा कि इसी फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला आया है अपना, ठीक है। लेकिन हम लोग याद दोनों रखेंगे। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा फिर? स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकालना इजी है यार। स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर का दो फॉर्मूला हमने याद रखा, डेट इज समेसन एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस म्यू स्क्वायर, और दूसरा वाला फॉर्मूला इज समेसन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है और दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने तीन फॉर्मूला पढ़ा बस, एक रेंज पढ़ा, एक मीन डेविएशन पढ़ा, उसके बाद वेरिएंस पढ़ा। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम बात है, तो हम लोग वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखेंगे तो अपने आप स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो दोनों फॉर्मूला को हमें याद रखना है।